प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उनका बंगाल राज्य के साथ संघर्ष और परिणाम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व इस टॉपिक के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने अंग्रेज़ों की बंगाल राज्य में किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ हुई और उनके विभिन्न नवाबों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे, इनका अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और उनका भारतीय इतिहास और बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इसमें मुख्य रूप से 2 पक्ष थे, जिनमें एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा दूसरी तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों की तरफ से इस युद्ध का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति मीर जाफर था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, जबकि सिराजुद्दौला की तरफ से उसका सेनापति मीर जाफर नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध का परिणाम ब्रिटिश सेनाओं की निर्णायक रूप से जीत हुई, लेकिन जीत किस प्रकार की थी ये तय नहीं होता है। ये हम कालांतर में अध्ययन करेंगे। अब बात ये आती है कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। जैसा पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि वे कौन से पक्ष थे जिनके कारण सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद थे, यही कारण प्लासी के युद्ध के कारण बनते हैं। तो काफ़ी पॉइंट्स का हमने उस लेक्चर में भी अध्ययन किया। उससे आगे के आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वे कौन से कारक थे जो प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। पहला कारण, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हम काफ़ी वीडियो में ये अध्ययन कर चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यद्यपि व्यापारिक नज़रिए को अपना मुख्य ध्येय मानती थी, लेकिन व्यापार को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की तरफ, सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ भी एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ना प्रारंभ किया, ताकि व्यापारिक गतिविधियों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करके अपने देश के हितों के अनुकूल चीज़ों का यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उस समय व्यापारिक वस्तुओं और रियायतों को प्राप्त करने में थी, क्योंकि उस समय बंगाल पूरे भारत के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक प्रदेश था और इतिहासकारों का मानना है कि पूरे यूरोप को जितनी भी एशिया से वस्तुएं जाती थी, उनका 60% हिस्सा अकेला बंगाल राज्य से निर्यात होता था। इस कारण अंग्रेज़ों की नज़र शुरू से ही बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेशों पे थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा ये मानती थी कि यदि बंगाल पे उनका आधिपत्य होगा तो यहाँ काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, जो कंपनी का भारत में राज्य प्रसार में भी अनुकूल सिद्ध हो सकता है। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करते थे तो उनको यहाँ से जो वस्तुएं ले जाते थे, इनके बदले में उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने चांदी भारत को देने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे उन देशों के अंतर्गत वाणिज्यवाद का जब दौर प्रारंभ हुआ तो इंग्लैंड की सरकार ने सोने के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। तो इसलिए कंपनी के सामने ये संकट था कि किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि क्यों न बंगाल पे आधिपत्य कर लिया जाए, ताकि यहाँ से प्राप्त जो संसाधन है उनके माध्यम से साम्राज्य का प्रसार भी किया जा सकता है और व्यापारिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो प्रथम कारण है अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। द्वितीय है अंग्रेज़ों की नवाब के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर नवाब के साथ षड्यंत्र करने की नीति। अलीवर्दी खां की जब 1756 में मृत्यु हुई तो उनके पश्चात उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की गद्दी पर आसीन हुआ। यह हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। लेकिन सिराजुद्दौला के उनके जो दरबारी थे, सेनापति थे, उनके जो संबंधी थे, जो व्यापारी लोग थे, वे विरोधी थे और उसको किसी प्रकार से वो गद्दी से उतारना चाहते थे। इस प्रयास में काफ़ी जो इनके विरोधी हैं वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनके विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। ये बात सिराजुद्दौला को जमी नहीं, इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से एक स्वाभाविक शत्रुता रखता था और अंग्रेज़ भी उससे शत्रुता रखते थे।
तृतीय, अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। ये हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी अध्ययन कर लिया है कि दस्तक प्रथा के कारण अंग्रेजों को बंगाल राज्य के अंतर्गत चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति मिली हुई थी, जिनमें हिंदू व्यापारी मीडिएटर का काम करके दस्तक का काफ़ी दुरुपयोग कर रहे थे। बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को आदेश दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके दुरुपयोग को नहीं रोकने के कोई कदम नहीं उठाए। परिणाम स्वरूप गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने दस्तक की प्रथा सभी व्यापारियों को दे दी। तो इससे जो हिंदू व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। इस कारण अंग्रेज सिराजुद्दौला के ऊपर ये दबाव लगा रहे थे कि ये दस्तक का जो विशेषाधिकार हमें प्राप्त है वो अन्य व्यापारियों को नहीं दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से सिराजुद्दौला ने इनकार कर दिया, तो कटुता और ज़्यादा बढ़ गई। चौथा कारण, नवाब तथा फ्रांसीसियों के मध्य गठजोड़ की संभावना। जैसा पहले की वीडियो में बताया कि बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था, वहाँ पे हर यूरोपीय कंपनी की एक इच्छा थी कि वहाँ पे उनका एक बड़ा व्यापारिक सेंटर हो। इस प्रयास में डचों ने चिंसुरा में, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर और अंग्रेज़ों ने हुगली को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। हमेशा शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अंग्रेज़ों का शत्रु नवाब भी थे और फ्रांसीसी भी थे, इसलिए फ्रांसीसी और नवाब में मित्रता होने की हमेशा संभावना बनी रहती थी। अंग्रेज़ शक्ति को ये भय था कि कहीं फ्रांसीसी और बंगाल के नवाब में मित्रता न पनप जाए, इसलिए इस संदेह के अंतर्गत इस कारण अंग्रेज़ हमेशा नवाब और फ्रांसीसियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और नवाब को कमज़ोर करना चाहते थे ताकि दोनों शक्तियां आपस में नहीं मिले। इसी प्रकार नवाब भी सशंकित था। नवाब ने जब देखा कि यूरोपीय कंपनियां बंगाल के अंतर्गत लगातार किलेबंदी कर रही हैं, तो कलकत्ता नगर की किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेज़ों को छोड़कर सभी जो शक्तियां हैं उन्होंने किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं रोकी। अंग्रेज़ों ने जब पालन नहीं किया तो इस कारण नवाब इनसे बड़ा नाखुश था। इस कारण क्लाइव भी ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि क्यों न नवाब की बढ़ती शक्ति को कंट्रोल किया जाए। पांचवा कारण, अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाना। फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। जैसा हमने देखा कि कलकत्ता पे जब सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया तो उसके बाद क्लाइव मद्रास से सेना लेकर आया, कलकत्ता पे अधिकार किया। उसके बाद नवाब की सेनाओं से संघर्ष हुआ। उसके तदुपरांत अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। उसमें काफ़ी प्रोविज़न थे, एक दूसरे को पालन करने के लिए आश्वस्त भी किया, लेकिन क्लाइव ने आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला उस संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार दोनों तरफ से संदेह के बादल बढ़ते जा रहे थे और एक टकराहट होना अवश्यंभावी हो रहा था। तो दोनों सेनाओं ने युद्ध करना उचित समझा और इसी का परिणाम था प्लासी का युद्ध। अब युद्ध की घटनाएं क्या हैं उनको हम देखते हैं। जैसा पहले हमने अध्ययन किया कि जितने भी इनके सहयोगी थे नवाब के, वो सारे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, लेकिन सिराजुद्दौला को इस बात का एहसास नहीं था, इसलिए युद्ध होना शुरू हुआ। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना मात्र 3200 थी। युद्ध के समय जब सेना लड़ने के लिए गई तो सिराजुद्दौला की लगभग सेना युद्ध के अंतर्गत शामिल ही नहीं हुई। जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां के जो नेतृत्व में जो सैनिक थे वो एक तरीके से तटस्थ बने रहे, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की तरफ से मात्र 2 सेनापतियों ने भाग लिया, जिनमें मोहन सिंह और मीर मदान, मिर्दान लिखा हुआ है इसमें, जबकि मीर मदान है, और फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया। तो ज़्यादातर नवाब की सेना तटस्थ रही, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन सिराजुद्दौला के 2 सेनापति थे मोहन सिंह और मीर मदान, इन्होंने भाग लिया। जैसा हमने पहले अध्ययन किया कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेनाओं को आसानी से हरा दिया। कुछ घंटों भर की झड़प थी ये, मात्र युद्ध भी नहीं लड़ा गया।
एक आमने सामने की छोटी सी झड़प थी। नवाब अंग्रेजी शक्ति को देखकर डर गया और यहाँ से भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहाँ पर मीर जाफर के पुत्र थे मीरन ने सिराज उद्दौला की हत्या कर दी। तो जब मुर्शिदाबाद जा रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराज उद्दौला की हत्या कर दी और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से नया नवाब बना। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद नए नवाब के रूप में सिराज उद्दौला का सेनापति मीर जाफर बना और इसको बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा है। किस चीज़ को? सिराज उद्दौला की जगह मीर जाफर को नवाब बनाने को। लेकिन इसको क्रांति कहना उचित नहीं है, क्योंकि क्रांति में दो चीज़ें होती हैं। क्रांति में जन समर्थन होता है और एक मौलिकता होती है, किसी उद्देश्य विशेष के लिए शुरू होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अंग्रेज शक्ति थी, उन्होंने अपने बलबूते, अपने जो बल था उसके आधार पर सत्ता का परिवर्तन किया था, इसलिए इसमें क्रांति जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक सामान्य व्यवस्था परिवर्तन अंग्रेजों ने अपने बल के प्रयोग पे किया। क्रांति में जबकि मौलिकता और जन समर्थन होता है।